हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कॉमन एरर्स के अपने सीरीज को जारी रखते हैं। आज का हमारा ये कॉमन एरर का ये दूसरा वीडियो सेशन होगा, जिसमें कि हम लोग टोटल 30 कॉमन एरर्स को देखेंगे, उसे हल करने की पहले कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन कॉमन एरर्स को आप बनाइए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप आराम से बनाइए और इसके बाद आप अपने आंसर को आप मेरे आंसर और मेरे लॉजिक से आप मिला लीजिए। आपका तर्क क्या है किसी कॉमन एरर को पकड़ने का, आपका आंसर क्या है और मेरा आंसर और मेरा लॉजिक क्या है। लॉजिक भी बहुत मायने रखता है। ये सभी कॉमन एरर्स ये प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। तो चलिए आज के इस कॉमन एरर में पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल क्या है, माई अंकल फॉरबिड मी not to go through the contents of his letter। एक बार फिर से सवाल को एक बार देखते हैं। My uncle forbid me, मेरे अंकल ने मुझे मना किया, not to go through the contents of his letter, कि उनके जो लेटर हैं उनके कंटेंट्स को आप ना पढ़ें, आप उसको उससे ना गुजरे। इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है कि किस बॉक्स में एरर है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो बॉक्स ए होगा, सॉरी वो बॉक्स बी होगा, वो बॉक्स बी होगा। यहां पर नॉट का जो यूज है ना वो गलत है। देखिए फॉरबिड में फॉरबिड का खुद अर्थ होता है मना करना, इसमें खुद नॉट छिपा हुआ है। फॉरबिड के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों वो गलत है? नॉट क्यों नहीं होना चाहिए, पहले आप इस चीज को समझिए। नॉट इसलिए नहीं होना चाहिए कि फॉरबिड के अर्थ में ही नॉट है। फॉरबिड का मतलब होता है ऑर्डर, है ना, टू ऑर्डर। अगर इसको तोड़ के लिखे टू ऑर्डर, नॉट टू डू समथिंग, है ना, कि आप ऑर्डर देते हैं कि कोई काम ना करने के लिए, आप ऑर्डर देते हैं कोई काम ना करने के लिए, नॉट टू डू समथिंग। इसका मतलब है कि इसके अर्थ में ही नॉट छिपा हुआ है, अतः हमें अलग से नॉट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉरबिड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब हमारा राइट वन का आंसर क्या होगा? वन का आंसर जो होगा वो पार्ट बी होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट, ठीक है, दैट कैन एफिशिएंटली मैनेज ए कॉन्स्टेंटली फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट्स। एक बार सवाल को फिर से देखा जाए। द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट, शहर को एक एयरपोर्ट की जरूरत है। दैट कैन एफिशिएंटली मैनेज ए कॉन्स्टेंटली फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट्स, जो कि पैसेंजर और फ्लाइट्स के जो फ्लो हैं उसको वो प्रभावशाली तरीके से मैनेज कर सके। इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। पहले आप वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके आप थोड़ा समय लेकर के आप एरर बनाने की कोशिश करें। चलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए सी होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, सी के गलत होने का रीजन क्या है, पहले आप उसके रीजन को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्लो क्या है, आप इस वाक्य में अगर फ्लो को देखेंगे तो आपको फ्लो क्या प्रतीत होगा? फ्लो के साथ ए भी लगा हुआ है, यानी कि फ्लो यहां पर नाउन है। फ्लो यहां पर वर्ब नहीं है, फ्लो यहां पर नाउन है। और नाउन के पहले क्या इस्तेमाल होना चाहिए? एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडवर्ब का नहीं। तो कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली नहीं, कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट एडजेक्टिव है जो कि फ्लो के साथ आएगा। यहां पर कॉन्स्टेंटली में एलवाई नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि हमारा जो पार्ट है वो सी होगा, है ना। हमारा जो टू का राइट आंसर जो होने वाला वो सी होने वाला है। कॉन्स्टेंटली फ्लो के जगह पर कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। He laid unconscious for half an hour until he was seen by a passing motorist। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, उस सवाल को एक बार पुनः हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। He laid unconscious for half an hour, ठीक है, वो लगभग आधे घंटा से वो पड़ा रहा, ठीक है ना, until he was seen by a passing motorist, और उसी समय, है ना, एक जो गुजरता हुआ जो मोटरिस्ट उसको देखा। इसमें गलत क्या है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है एरर को। देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। 3 का राइट आंसर ए होना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ना, लेड का गलत इस्तेमाल। देखिए एक होता है लाई, लाई का मतलब होता है लेटना, यहाँ पर है ना लेटने वाली बात है ना, लाई का मतलब लेटना। इसका जो V2 होगा वो ले होगा और V3 जो होगा वो लेन होगा। अब बताइए ये सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य बनाया गया है लेकिन लेड लिखा गया है, इसके जगह पर ले होना चाहिए, ठीक है। और जब हम ले जब रखना वाली बात करते हैं, ले का मतलब रखना, यहाँ पर ले V1 है, आप इसको ना V1 समझिएगा, तब इसका जो V2 होता है वो लेड होता है और V3 लेड होता है।
इसका मतलब है कि यहाँ पर लेटने वाली बात है, बेहोश वो लेटा रहा है ना, आधे घंटे तक वो बेहोश लेटा रहा, यहाँ लेटने वाली बात है। तो लेटने वाली बात में लेड कहीं नहीं होता है, ना तो V2 लेड है ना तो V3 लेड है, यानी कि हमारा ये जो सेक्शन है वो गलत सेक्शन है। तो लेड की जगह पर क्या होना चाहिए, लेड की जगह पर ले होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा 3 का जो राइट आंसर होने वाला है वो ए होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। सेवरल पीपल सा द थीफ टू स्नैच द ज्वेलरी। एक बार फिर से सवाल को देखा जाए, सेवरल पीपल सा द थीफ टू स्नैच द ज्वेलरी। इसका मतलब ये हुआ कि कई लोगों ने चोर को है ना आभूषण छीनते हुए देखा, है ना। स्नैच मतलब छीनना, झपटना। हमें इसमें एरर को ट्रेस करना है। देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। कारण क्या है, थोड़ा सा कारण को समझते हैं। देखिए यहां पर सी है तो सी है ना वॉच, ठीक है ना, नोटिस एक स्ट्रक्चर है, पर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये पक्का है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के आने के बाद या तो बेयर इंफिनिटिव होगा, मतलब टू विदाउट, है ना, V1 विदाउट टू। बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या हुआ, V1 तो होगा लेकिन उसके साथ टू नहीं रहेगा। सी वॉच नोटिस, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद होगा सीधे V1 या V4 या V4। तो इसका मतलब है कि यहां पर देखिए, यहां पर सी है, सी का साथ दिया है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दे दिया है द थीफ। इसका मतलब है कि यहां स्नैच के पहले टू नहीं होना चाहिए। या तो आप इसको स्नैच रखिए या तो स्नैचिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा लगता है कि यहां पर ING होना चाहिए तो चलिए वो भी सही है। इसका मतलब है कि हम अपने करेक्शन कहां करने जा रहे हैं, सी में करने जा रहे हैं। यहां पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा। मोटा मोटी बात आप ये समझिए कि सी के बाद आता है ऑब्जेक्ट, सी वॉच नोटिस के बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो वर्ब होगा वो बिना टू का रहेगा। तो वही चीज है कि यहां पर स्नैच रहेगा बिना टू का रहेगा। इसका मतलब है कि हमारा 4 का राइट आंसर जो होने वाला है वो सी होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। राणा प्रताप वाज ब्लाइंड विथ वन आई। पुनः एक बार सवाल को देखा जाए, राणा प्रताप वाज ब्लाइंड विथ वन आई। देखिए ब्लाइंड का दो सेंस में इस्तेमाल होता है। पहले ब्लाइंड के पहले यूजेस को पहले हम लोग समझते हैं। अगर आप नेत्र से अंधे हैं, अगर आप नेत्र से अंधे हैं मतलब आपका आंख नहीं है, तो उस मामलों में ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है। जैसे कि हमको कहना है कि वो दोनों आंख से अंधा है, तो हम कैसे लिखेंगे, ही इज ब्लाइंड इन बोथ आईज। ही इज ब्लाइंड इन बोथ आईज, वो दोनों आंखों से अंधा है। चलिए अब यहां पर ब्लाइंड विथ दिया है कि राणा प्रताप एक आंख से अंधे थे, ब्लाइंड विथ होना चाहिए, नहीं ब्लाइंड इन होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 5 का राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा 5 का राइट आंसर बी होगा। वहां पर जो ब्लाइंड विथ दिया है वहां पर ब्लाइंड इन होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, एक ब्लाइंड का मतलब होता है अनदेखी करना। आपके पास आंख है लेकिन आप कोई चीज को देखते नहीं है। अनदेखी करने के सेंस में ब्लाइंड अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू। थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। जब आपके नेत्र से आप अंधे हैं तो इस मामलों में ब्लाइंड इन, लेकिन जब कोई चीज को अनदेखी करते हैं मतलब आंख है लेकिन उस पर केयर नहीं करते हैं, तो उस मामलों में ब्लाइंड टू। ठीक है ना, जैसे कि वह हमारे समस्याओं के प्रति अंधा बना हुआ है। हम लोग बोलचाल में ऐसे कहते हैं, वो हमारे समस्याओं के प्रति अंधा बना हुआ है। नेत्र तो है लेकिन समस्या को देखता नहीं है। इस चीज को कैसे लिखा जाएगा, ही इज ब्लाइंड, ठीक है ना, टू आवर प्रॉब्लम्स। वह हमारे समस्याओं के प्रति अंधा बना हुआ है। चलिए, तो इसका मतलब है कि 5 का राइट आंसर बी होगा। जहां पर आपको विथ दिखाई देता है, विथ की जगह पर इन होना चाहिए। आइए नंबर 6 करेंगे। सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस। कुछ लोग परिवर्तन के आदी होते हैं। वेरी इजिली, आसानी से वो अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। देन अदर्स डू। एक बार सवाल को फिर से देखा जाए। सेवरल पीपल सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस, ठीक है ना, सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस वेरी इजिली देन अदर्स डू। देखिए देन वाले वाक्य में कंपैरेटिव का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस वाक्य में देन लगा है ना उसमें कंपैरेटिव का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरी का प्रयोग गलत है, यहाँ पर वेरी का प्रयोग गलत है। वेरी के जगह पर क्या होना चाहिए, इजिली का हमको एडवर्ब बनाना है, ये डिग्री लगाना है तो कौन सा डिग्री लगाएंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिव है। देन लगा हुआ है, वाक्य में देन लगा हुआ है, ये कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव होने की वजह से यहाँ पर वेरी के जगह पर क्या इस्तेमाल होगा, वेरी के जगह पर मोर इस्तेमाल होगा। मोर यहाँ पर सही माना जाएगा। एक बार फिर से सेंटेंस को देखते हैं। सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस मोर इजिली देन, आगे देन दे दिया गया है, ये देन हटेगा नहीं। इसका मतलब है कि हमारा 5 6 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा।
आइए नंबर 7 में कह रहे हैं क्या, दो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल, दो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल द लेटर पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक बार पुनः सवाल को देखा जाए, कह रहे क्या, दो है ना, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल, उसका किताब का जो पहला खंड था वो बोरिंग था, डल था, ठीक है। द लेटर पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और बाद वाला जो था ना पार्ट, ठीक है ना, वो क्या था, वो इंटरेस्टिंग था। चलिए देखिए इसमें गलत क्या है। देखिए थोड़ा सा लेटर को हम लोग थोड़ा समझते। देखिए लेटर का जो प्रयोग होता है ना, ये समय के मामलों में होता है, और इसका हिंदी है बाद में। समय के मामलों में होता है और इसका हिंदी होता है बाद में, जबकि लेटर का जो यूज होता है वो पोजीशन के मामलों में होता है, समय के मामलों में नहीं होता है, पोजीशन के मामलों में होता है, और इसका भी अर्थ होता है बाद वाला। चलिए अब कह रहे हैं क्या कि फर्स्ट पोर्शन क्या था, डल था, लेकिन बाद वाला जो पोर्शन था वो क्या था, इंटरेस्टिंग था। इसका मतलब है कि लेटर का यहाँ इस्तेमाल गलत किया गया है, हम इस लेटर की जगह पर हम इस लेटर का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा सही बनेगा। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा 7 का राइट आंसर सी होना चाहिए। नंबर 8 में आते हैं, अरे क्या, ही इज वेरी ब्लाइंड टू रीड इवन ए स्मॉल प्रिंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि है ना, कि वो स्मॉल प्रिंट्स पढ़ने के लिए भी इतना मतलब अंधा है कि स्मॉल प्रिंट्स भी नहीं पढ़ सकता, इवन स्मॉल प्रिंट्स, चलिए स्मॉल प्रिंट्स वो नहीं पढ़ सकता है। चलिए यहाँ पर इवन का जो यूज है वो गलत यूज किया गया है, यहाँ इवन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए इससे बड़ा एरर कहीं और है। वेरी ब्लाइंड, देखिए दिया है टू रीड, तो यहाँ पर टू ब्लाइंड होना चाहिए ना, ही इज टू ब्लाइंड, वो इतना अंधा है कि वो स्मॉल प्रिंट्स को नहीं पढ़ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर वेरी के जगह पर है ना टू का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर वेरी के जगह पर टू का प्रयोग होना चाहिए। वेरी का जो यूज है वो गलत यूज है, क्योंकि फिर आगे जाकर के सिंगल टू दिया है, तो हमारा स्ट्रक्चर किस तौर पर आधारित है, टू प्लस एडजेक्टिव, फिर आगे बात चलेगा, फिर टू प्लस V1, ठीक है ना, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। तो हमारा यहाँ पर वेरी के जगह पर क्या होना चाहिए, वेरी के जगह पर टू होना चाहिए, T2 होना चाहिए, यानी 8 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, करेक्ट, नो एफर्ट्स हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। एक बार सेंटेंस को सवाल को फिर से देखा जाए, करेक्ट, नो एफर्ट्स हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस, यानी कि इसका हिंदी क्या निकलेगा कि भारतीय टेनिस के सुथरे हुए छवि, जो छवि को जो संवारा गया है ना, सुधरे हुए छवि है ना को फायदा उठाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है ना। भारतीय टेनिस की जो छवि है इंप्रूव हुई है, लेकिन इस बात को फायदा उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। देखिए यहां पर जो एरर है ना, ये पार्ट बी में एरर है, एरर हमारा पार्ट बी में है। कैश ऑन के जगह पर होना चाहिए कैश इन ऑन, है ना, कैश ऑन ये गलत है, इसके जगह पर होना चाहिए कैश इन ऑन, जिसका अर्थ होता है फायदा उठाना, जिसका अर्थ होता है फायदा उठाना। तो फायदा उठाने के लिए कैश ऑन नहीं होता, क्या फायदा उठाने के लिए कैश इन ऑन होता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा 9 का राइट आंसर क्या होगा, बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में करे क्या, इट वॉज वेरी काइंड फॉर यू टू इनवाइट माई ब्रदर। इट वॉज वेरी काइंड, ठीक है ना। देखिए पहले आप ऐसे समझिए, काइंड, पोलाइट, ठीक है ना, चलिए र्यूड, है ना, ये दो का मतलब ये आप समझते हैं, ये दयालु हो गया, चलिए पोलाइट विनम्र हो गया, और र्यूड मतलब उदंड हो गया, ठीक है। ये बिहेवियर है, ये क्या है, ये बिहेवियर है, एक तरह का बिहेवियर है। तो बिहेवियर अच्छा हो चाहे बिहेवियर खराब हो, बिहेवियर अच्छा हो या बिहेवियर खराब हो, इसके साथ प्रीपोजिशन हम टू लगाते हैं। चलिए लेकिन अगर यही चीज, अगर एक स्ट्रक्चर इस रूप में आ जाए, इट अब प्लस बी, बी का मतलब एमिजार प्लस वाजवर, अब प्लस आ जाए काइंड, इसके बाद आ जाए पोलाइट, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या आ जाए र्यूड, तो इसके बाद प्रीपोजिशन टू के बजाय ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक बार बात को फिर से, ये काइंड, पोलाइट और र्यूड अपने साथ टू लेता है, जैसे कि भगवान की मेरे ऊपर असीम कृपा है, हमको बनाना है, कैसे लिखेंगे, गॉड इज काइंड टू मी, गॉड इज काइंड टू मी, भगवान मेरे प्रति दयालु है। चलिए वह मेरे प्रति उदंडता से पेश आया, वो मुझसे उदंडता से पेश आया, कैसे लिखेंगे, ही वॉज र्यूड टू मी, ही वॉज र्यूड टू मी,
वो मेरे साथ उदंडता से पेश आया, ही वॉज रूड टू मी। चलिए, लेकिन कहने का मतलब है कि यही काइंड, पोलाइट, रूड, यदि ये अगर इस स्ट्रक्चर में आ जाए इट प्लस बी, तब वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। चलिए, यही चीज यहां दिया हुआ है, इट वाज, बी के जगह पर वाज दे दिया है, काइंड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फॉर यू के जगह पर ऑफ यू, फॉर यू के जगह पर क्या होना चाहिए, ऑफ यू होना चाहिए। इसका मतलब है कि 10 का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 10 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए नंबर 11 में करेंगे, द फूड वाज, है ना, मच टू रिच टू ईट फॉर मी। चलिए एक बार फिर से देखा जाए, भोजन जो था वो इतना रिच था कि मुझसे खाया नहीं जाता, इतना उसमें मतलब मसाला, तेल वगैरह इतना चीज था उसमें डाला हुआ, इतना चीज था कि वो मेरे लिए खाना मतलब अच्छा, मेरे लिए वो नापसंद का खाना था। द फूड वाज मच टू रिच, बहुत ज्यादा वो रिच बना दिया गया था। देखिए यहाँ होना क्या चाहिए, फॉर मी पहले होना चाहिए, टू रीड बाद में होना चाहिए, सॉरी टू ईट बाद में होना चाहिए, यानी कि हमारा यहाँ प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है। पूरा लाइन कैसे बनेगा, द फूड वाज, ठीक है ना, मच टू रिच, देखते चला जाए, है ना। अब देखिए, अब यहीं पर है ना कि फॉर मी, सब्जेक्ट आपको पहले चाहिए, किसके लिए, फॉर मी, ठीक है ना, तब जाके हम लिखेंगे टू ईट, ये हमारा सेंटेंस रहा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हम लोग निकालेंगे, इसका राइट आंसर जो होगा 11 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 11 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए 12 में करे क्या, हर न्यू बुक इज फेयरली लॉन्गर देन हर लास्ट वन। एक बार सवाल को पुनः देखा जाए, हर न्यू बुक इज फेयरली लॉन्गर देन हर लास्ट वन, इसका मतलब है कि उसकी जो नया किताब है ना, उसके लास्ट वो वन, यानी कि जो पिछले बार जो किताब खरीदा गया था उससे वो काफी लंबा है। देखिए जो एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन कौन है पहले आप ऐसे समझिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री में कौन कौन आते हैं, तो चार वर्ड इंपॉर्टेंट है, फेयरली, क्वाइट, देखा जाए रैदर और प्रेटी, रैदर एंड प्रेटी, ये चार जो है ना ये एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए जब कंपैरेटिव, जब वाक्य में कंपैरेटिव हो तो फेयरली का इस्तेमाल नहीं होता है, जब वाक्य में कंपैरेटिव हो तो रैदर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फेयरली का इस्तेमाल गलत होगा, यहाँ पर लिखेंगे रैदर लॉन्गर, है ना, टू लॉन्गर नहीं रैदर लॉन्गर लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि हमारा 12 का राइट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में करे क्या, दिस पेंट शुड बी अप्लाइड ऑन क्लीन सरफेसेस ओनली। करे क्या, यह पेंट है ना केवल कहां पर अपनाया जाना है, जहां पर क्लीन सरफेस हो, जहां पर स्वच्छ जमीन हो। देखिए इसमें एरर क्या है, एक बार सवाल को पुनः देखा जाए, करे क्या, दिस पेंट शुड बी अप्लाइड ऑन क्लीन सरफेसेस ओनली। देखिए अप्लाई का, अगर आप कोई चीज पेंट, आप ऐसा समझिए, अगर आप पेंट है ना, वार्निश या इन चीजों को कहीं पर अगर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो टू ए प्लेस, यहां पर टू का इस्तेमाल होगा, है ना, शुड बी अप्लाइड ऑन क्लीन सरफेसेस नहीं, टू क्लीन सरफेसेस होना चाहिए, यानी कि हमारा 13 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। सवाल क्या है, सी लुक्ड एट मी, है ना, विथ टीयर्स, वह है ना आंसू गिराते रोती रही। चलिए, फॉलिंग डाउन फ्रॉम हर आईज, देखिए इसमें क्या गलत है। देखिए पत्ती का गिरना, बर्फ का गिरना, पानी का गिरना, आंख से पानी का गिरना, ये नेचुरल चीज है, अपने आप नीचे ही गिरेगा, ये आप नहीं गिराइएगा नीचे, ये अपने आप नीचे गिरेगा। इसका मतलब है कि ही लुक्ड एट मी विथ टीयर्स फॉलिंग डाउन, ठीक है ना, फ्रॉम हर आईज, तो उसके आंख से वो आंसू गिर रहे थे, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर क्या होना चाहिए, केवल फॉलिंग होना चाहिए, डाउन नहीं। जैसे देखिए स्नो, रेन, लीव्स, टीयर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सीधे फॉल करते हैं, ये सीधे फॉल करते हैं, ठीक है ना, ये सीधे फॉल करते हैं, वहां डाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं, फॉलिंग डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, केवल फॉलिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा 14 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 14 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए नंबर 15 में करे क्या, द हॉर्स सडनली स्टॉप्ड, घोड़ा अचानक रुक गया, एंड द राइडर फेल डाउन, और जो राइडर है ना, जो घुड़सवार था वो गिर गया। देखिए गिरने के सेंस में हमेशा फॉल ऑफ होता है, जब आप किसी ऊंचाई से गिरते हैं, है ना, जब आप किसी ऊंचाई से गिरते हैं, जैसे कि वो पेड़ हो सकता है, वो सीढ़ी हो सकता है, ठीक है ना, या इन जैसा और भी कई चीजें हैं जो कि ऊंचा उसको माना जाता है। तो यहां पर डाउन के जगह पर यहां पर क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, यानी कि फेल ऑफ होना चाहिए, ठीक है।
एक बार सवाल को फिर से देखा जाए। द हॉर्स सडनली स्टॉप्ड, घोड़ा अचानक रुका, एंड द राइडर फेल डाउन, है ना, और जो उस पर सवार था वो गिर गया। तो अगर आप किसी ऊंचाई से गिरते हैं तो गिरने के लिए हम डाउन का इस्तेमाल नहीं करते, गिरने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो ये हमारा ये 15वां सवाल का जवाब क्या निकलेगा? 15 का आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। 15 का आंसर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। करेक्ट, इट इज नो गुड टू हैव ए पियानो इफ नो बडी कैन प्ले इट। करे क्या कि अगर किसी के घर में अगर खेलने वाला कोई नहीं है तो पियानो रखने का कोई मतलब नहीं है। एक बार इसको फिर से देखा जाए। इट इज नो गुड टू हैव ए पियानो, इट इज नो गुड टू हैव ए पियानो, ठीक है ना, इफ नो बडी कैन प्ले इट। यदि कोई खेल ही नहीं सकता है तो फिर पियानो रखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए एक फ्रेज है, इट इज नो यूज, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, और इसके बाद अगर कोई वर्ब अगर आता है तो V1 नहीं। यदि इसके बाद अगर ये लिखा हुआ के बाद यदि कोई वर्ब आ जाए तो V4, ऑलवेज एंड ऑलवेज। करेक्ट, इट इज नो गुड। अब टू हैव ए पियानो की जगह पर क्या करेंगे? देखिए इट इज नो गुड या इट इज नो यूज के बाद V1 खत्म, अब इसके बाद होगा V4 होगा। तो लाइन कैसे बनेगा? इट इज नो गुड टू हैव, तो यहां पर क्या होना चाहिए? हैविंग होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए? हैविंग होना चाहिए। इट इज नो गुड हैविंग ए पियानो, हमें V4 चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 16 का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। आइए नंबर 17 में देखते हैं। करेक्ट, ए वेडिंग इन एन इंडियन विलेज, जो गांव के भारतीय जो गांव में जो शादियां होती हैं, इज रियली वर्थ टू बी सीन, वो देखने लायक होता है, वो देखने लायक होता है। एक बार बात को फिर से करें कि ए वेडिंग इन एन इंडियन विलेज, ए वेडिंग इन एन इंडियन विलेज इज रियली वर्थ टू बी सीन। बच्चों पहले आप इसे खुद से थोड़ा ट्राई करके बनाएं। बहुत इंटरेस्टिंग ये एरर है और आसान एरर है, ये मुश्किल भरा एरर नहीं है, ये बहुत आसान एरर है। चलिए इसका आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना वो सी होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। देखिए वर्थ, बी वर्थ, बी के बाद वर्थ है तो यहाँ पर बी है ना, इज है ना, बी का रूप है ना। बी वर्थ के बाद यदि कोई वर्ब अगर आता है तो वह V4 में होता है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होना चाहिए? इज रियली, है ना, टू बी के जगह पर बिंग हो जाएगा, बिंग सीन। जैसे आप ये वाक्य देखिए, इससे बेहतर आपको वर्थ का यूज समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा देखा जाए, यह किताब पढ़ने लायक है, हमें बनाना है। कैसे लिखेंगे? दिस बुक इज लाइक के लिए क्या वर्ड है? वर्थ है। लाइक के लिए क्या वर्ड है? वर्थ है। चलिए और रीडिंग में कन्वर्ट कर जाएगा। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 17 का आंसर सी होना चाहिए। वर्थ के बाद क्या आएगा? V4 आएगा, तो बिंग सीन हो जाएगा। यहाँ ना टू बी जो है ना वो गलत हो जाएगा, बिंग सीन हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 18 में। चलिए करे क्या? दे नेम्ड देयर चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। एक बार बात को पुनः, दे नेम्ड देयर चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, इसलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा? उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा, है ना, अपने दादा परदादा छरदादा जो होता है ना, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो उनके नाम पर अपने बेटे का नाम रखा। देखिए इसमें एरर बहुत आसान है। देखिए अगर किसी के ऊपर कोई नाम रखते हैं, उसने चाचा के ऊपर अपने बच्चे का नाम रखा, मामा के ऊपर अपने बच्चे का नाम रखा, तो ये जो नेम्ड फ्रॉम नहीं होता, नेम आफ्टर होता है। नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के ऊपर नाम रखना। नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के ऊपर नाम रखना। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। किसी के ऊपर है ना नाम रखना, ये होता है सर आपका किसी के ऊपर नाम रखना। तो यहां पर कहने का मतलब है, एक बार फिर से देखा जाए, दे नेम्ड देयर चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर ग्रेट, है ना, तो यहां पर फ्रॉम की जगह पर क्या हो जाएगा? आफ्टर हो जाएगा। फ्रॉम की जगह पर क्या हो जाएगा? आफ्टर हो जाएगा।
आइए नंबर 19 में आते हैं। करेक्ट, इट इज नो नीड टू टेल द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। करेक्ट, इट इज नो नीड। देखिए यही फ्रेज गलत है, इट इज नो नीड नहीं होता, देयर इज नो नीड होता है। देखिए इट इज नो नीड, ये हमारा फ्रेज ही गलत है, ये वाक्य का जो टुकड़ा है ना ये गलत है। होना क्या चाहिए, देयर इज नो नीड होना चाहिए, देयर इज नो नीड होना चाहिए। चलिए इसका मतलब है कि 19 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 19 का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए आते हैं 20 नंबर में। करे क्या, इंस्टीड ऑफ बीइंग हेल्पफुल, एक बार बात को ध्यान से सुना जाए, इंस्टीड ऑफ बीइंग है ना हेल्पफुल, ही वाज बीइंग हिंड्रेंस। देखिए ये इंस्टीड ऑफ के बाद ये जीरन फॉर्म में है और इसके बाद ये एडजेक्टिव है। देखिए ये एडजेक्टिव है लेकिन हिंड्रेंस एक नाउन है, थोड़ा देखिए ध्यान दीजिए। देखिए बीइंग के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव है, ऊपर में हम देख रहे हैं कि बीइंग के बाद हिंड्रेंस है, सॉरी बीइंग के बाद हेल्पफुल है, हेल्पफुल है, आप ऐसा समझिए हेल्पफुल है। तो ये तो चलिए ठीक है, लेकिन इसी बीइंग के बाद हिंड्रेंस भी आना चाहिए, जो कि अभी आप गलत करार दे रहे हैं। हिंड्रेंस भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, मस्ट और मस्ट आना चाहिए। तो हमारा सही एरर क्या हम लोग पकड़ेंगे, इसका हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस के साथ ए जरूर लगेगा, है ना, बीइंग ए हिंड्रेंस। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अपने साथ ए जरूर लेगा। आइए तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए, आई मेट ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन whom I didn't see ना फॉर मेनी ईयर्स। देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर डिडंट के जगह पर हैड नॉट होना चाहिए। एक बार बात को फिर से देखते हैं। आई मेट ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। whom I didn't see for many years, जिसे मैंने कई सालों तक नहीं देखा था। यहां पर डिडंट सी, डिडंट के जगह पर क्या होना चाहिए, हैड नॉट होना चाहिए, यानी कि हमारा 21 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए नंबर 22 में आते हैं। सी सैंग ब्यूटीफुली एट द ओकेजन डिड सी, ये पूछ रहा है। एक बार फिर से सवाल को देखते हैं। सी सैंग ब्यूटीफुली एट द ओकेजन डिड सी। देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, देखिए ये क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब पहला जब खंड हमारा पॉजिटिव में होता है तो टैग निगेटिव में होता है, और जब हमारा पहला खंड जब निगेटिव में होता है तो टैग पॉजिटिव में होता है। यानी कि हमारा पहला पॉजिटिव में, सी सैंग ब्यूटीफुली, ये हमारा पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है कि हमारा टैग निगेटिव में होना चाहिए। तो डिड सी के जगह पर क्या होना चाहिए, डिडंट सी। यहाँ डिड सी के जगह पर क्या होना चाहिए, डिडंट सी। यानी कि हम जितना भी संशोधन कर रहे हैं वो सी बॉक्स में कर रहे हैं, यानी कि हमारा 22 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए हम लोग आते हैं 23 में। कर है क्या, आई हैव ए मास्टर डिग्री इन इंटरनेशनल अफेयर्स। एक बार बात को पुनः, आई हैव अ मास्टर डिग्री इन इंटरनेशनल अफेयर्स। देखिए मास्टर डिग्री नहीं होता है, पहले हम ऐसा समझ, मास्टर्स डिग्री होता है। मास्टर डिग्री ये गलत है, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, ये ऐसा कोई डिग्री नहीं होता है। क्या होता है, ए मास्टर्स डिग्री होगा, ए मास्टर्स डिग्री होगा। और इसी तरह से क्या होगा, ए बैचलर्स डिग्री होगा, है ना। बीए को क्या कहते हैं, बैचलर्स डिग्री। तो बच्चों यहां पर जो इस्तेमाल करना है वो क्या करना है, मास्टर के ऊपर एपोस्ट्रोफिस देना है, ठीक है। यानी कि हमारा 23 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 24 में देखते हैं। ही इज सेड टू बी द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत आसान एरर है, बहुत आसान एरर, और ये कई बार पूछा गया, इस तरह का एरर कई बार पूछा गया है। एक बार बात को पुनः, ही इज सेड टू बी द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ऑफ द वर्ल्ड के जगह पर होना चाहिए इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव के बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपने जरूर पढ़ा होगा। सुपरलेटिव के बाद यदि कोई जगह आता है, कोई प्लेस आता है, ठीक है ना, तो इसके बाद हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग जो होगा वो गलत होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव के बाद, है ना, यदि प्लेस के पहले कोई जगह है, इस जगह के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, ऑफ का नहीं। जैसे कि आप ये वाक्य देखिए, गंगा भारत की, चलिए भारत की सबसे लंबी नदी है, कोई काल्पनिक मान लिए, सबसे लंबी नदी है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए सर इसको बनाना है, कैसे लिखेंगे, द गंगा, यही लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट, इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या प्लेस है, इंडिया क्या है, प्लेस है, ऑफ इंडिया की इन इंडिया, तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए इन इंडिया, यहीं पर फोकस करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 24 का राइट आंसर जो होगा वो सर सी होगा।
आइए 25 में आते हैं। कह रहा है क्या, रिलीजन शुड नॉट बी व्यूड एज एन ऑब्स्टिकल इन प्रिजर्विंग रेशियल हार्मोनी। एक बार पुनः वाक्य को देखते हैं। रिलीजन शुड नॉट बी व्यूड, है ना, एज एन ऑब्स्टिकल, यानी कि रिलीजन को बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। इन प्रिजर्विंग रेशियल हार्मोनी, यानी कि जितने भी नस्लीय प्रेम भाव को बनाए रखने में जो आदि, जो कहने का मतलब है कि जो रिलीजन ने जो रोल अपनाया उसको आप ऑब्स्टिकल ना समझे। एक बार बात को फिर से, रिलीजन शुड नॉट बी व्यूड एज एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल के बाद टू आएगा, गलत क्या है, हमें एरर फाइंड आउट करना है। ऑब्स्टिकल के बाद टू और इसके बाद V4, हालांकि टू के बाद V1 होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, टू के बाद V1 होता है, लेकिन कुछ गिने चुने टू हैं जिसके बाद हम V4 का इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा सेंटेंस कैसे होना चाहिए, रिलीजन शुड नॉट बी व्यूड एज एन ऑब्स्टिकल टू, है ना, इनके जगह पर टू, बाकी सब ठीक है, प्रिजर्विंग रेशियल हार्मोनी की बाकी सब ठीक है, नो एरर इसमें है नहीं, तो नो एरर का कोई चक्कर नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 26 में। कह रहा है क्या, ही रोट टू हिज फादर, देखा जाए, ही रोट टू हिज फादर ए लॉन्ग लेटर अबाउट हिज स्टे इन टोक्यो। एक बार बात को पुनः, ही रोट टू हिज फादर ए लॉन्ग लेटर अबाउट हिज स्टे इन टोक्यो। चलिए इसमें एरर क्या है, मेरे ख्याल से इसमें एरर पार्ट ए होना चाहिए। देखिए ही रोट, है ना, हिज फादर, ठीक है ना, ऐसे होता है, ही रोट टू हिज फादर नहीं। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आता है ना, तो ये जो टू है ना वो सरक कर आगे चला जाता है। हमारा लाइन ऐसा होना चाहिए, ही रोट, है ना, चलिए हीज, ऐसे हम लिखेंगे, ही रोट, ऐसे लिखेंगे, ही रोट, इस प्रकार लिखा जाएगा, करेक्शन इसका इस तरह से होगा, ही रोट ए लॉन्ग लेटर, लॉन्ग, he wrote a long letter, ठीक है ना। चलिए टू हिज फादर, टू हिज फादर, देखिए टू कब आया, जब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है तब जाकर टू आया, लेकिन यहां पर क्या किया गया है, यहां पर हिज फादर को पहले ही रख दिया गया है, तो यहां पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि 26 का राइट आंसर हमारा ये होगा। आइए 27 में करे क्या, आई ए मोर इंटेलिजेंट देन हिम। एक बार वाक्य को पुनः, आई ए मोर इंटेलिजेंट देन हिम येट, है ना, ही प्रिवेल्स अपॉन मी इन ए डिस्प्यूट। इसका पूरा हिंदी क्या निकलेगा, मैं उससे ज्यादा तेज हूं, है ना, फिर भी वो मुझे बहस में क्यों हरा देती है, कैसे हरा देती है, मैं उससे हालांकि ज्यादा तेज हूं। आई ए मोर इंटेलिजेंट देन हिम, मैं उससे ज्यादा तेज हूं, येट ही प्रिवेल्स अपॉन मी इन ए डिस्प्यूट। देखिए हराने के लिए क्या होता है, पहले आप ऐसा समझिए, हराने वाली बात है, तो यहां पर प्रिवेल अपॉन नहीं होगा, प्रिवेल ओवर होगा, प्रिवेल अपॉन नहीं होगा, हराने के सेंस में प्रिवेल अपॉन का इस्तेमाल नहीं होता है, हराने के सेंस में प्रिवेल ओवर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो अपॉन देखते हैं यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर ओवर होना चाहिए। हमारा जो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा सी होगा, 27 का राइट आंसर सी होगा। आइए 28 में आते हैं। करेक्ट, ही वॉज अवार्डेड विथ ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। बात को पुनः एक बार देखते हैं, ही वॉज अवार्डेड विथ ए डॉक्टरेट डिग्री, है ना, फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। चलिए देखिए यहाँ पर लेड का ना, सॉरी यहाँ पर ये गलत क्या है कि अवार्ड के साथ प्रीपोजिशन विथ नहीं आना चाहिए, अवार्ड के बाद नो प्रीपोजिशन, अवार्ड जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो तो नो प्रीपोजिशन, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो हमारा करेक्ट लाइन कैसे बनेगा, ही वॉज अवार्डेड ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। यहाँ पर विथ का जो यूज है वो गलत है, यानी कि हमारा 37 का राइट आंसर, सॉरी 28 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, विथ के जगह पर क्या होगा, ठीक है ना, नथिंग, नो प्रीपोजिशन, विथ के जगह पर क्या होगा, नो प्रीपोजिशन। चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा 28 का राइट आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। आइएगा 29 में करे क्या, देयर ऑल बिलोंगिंग्स। एक बार बात को पुनः से, देयर ऑल बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। उनके जितने भी निजी सामान थे, है ना, वो एक आग में, है ना, पूरी तरह से नष्ट हो गए। एक बार वाक्य को फिर से, देयर ऑल बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। चलिए यहां पर क्या होना चाहिए भाई, यहां पर देयर ऑल बिलोंगिंग्स, देखिए यहां पर ऑल के बाद देयर होगा,
देखिए ऑल प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन ये होना चाहिए ऑल के साथ। तो ऑल देयर, ऑल पहले आ जाएगा, देयर बाद में जाएगा, है ना, एकदम कड़ाई से। ऑल पहले आएगा, देयर बाद में जाएगा। इसका मतलब है कि 29 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा 30 में, करेगा सी वाज इन द टेम्पर, ठीक है ना, एंड रिफ्यूज टू डिस्कस द मैटर एंड अगेन। एक बार बात को पुनः, है ना, सी वाज इन द टेम्पर एंड सी रिफ्यूज टू एंड रिफ्यूज टू डिस्कस द मैटर अगेन। इसमें हमें गलत पार्ट खोजना है। देखिए सी वाज इन द टेम्पर, इन द टेम्पर नहीं होता है, इन द टेम्पर नाम का कोई फ्रेज नहीं होता है। इसको आप थोड़ा गहराई से देखिएगा, इन द टेम्पर नाम का कोई फ्रेज नहीं होता है। फ्रेज क्या होता है, इन ए टेम्पर होता है। फ्रेज जो होता है ना वो इन ए टेम्पर होता है। तो बच्चों इसका हम आंसर क्या प्राप्त करेंगे, है ना, इसका आंसर प्राप्त होगा 30 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। यहाँ पर द के जगह पर क्या करेंगे, द के जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में ये टोटल हम लोगों ने 30 कॉमन एरर्स किए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है और आप नए हैं, आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यही आपका छोटा सा जो कंट्रीब्यूशन होगा हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।